नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमपीएसआई का 28 अक्टूबर 2017 का द्वितीय पाली का आपका इंग्लिश का पेपर। और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखो डायरेक्शन हमारा दिया हुआ है। अप्रोप्रिएट आर्टिकल हमको इसमें चूज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, शी पेंटेड डैश ब्यूटीफुल सीनरी इन वाटर कलर्स while sitting in dash garden। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही है, वो पेंट कर रही है। क्या कर रही है? ब्यूटीफुल सीनरी पेंट कर रही है। देखो यहाँ पे वो क्या पेंट कर रही है, वो एक ब्यूटीफुल सीनरी पेंट कर रही है। किस में सेंड कर रही है? इन वाटर कलर, है ना। while sitting, while मतलब क्या होता है कि के दौरान, कि जब वो सीनरी पेंट कर रही है उसी दौरान वो कहीं पर बैठी हुई है। ठीक है, कहां पर बैठी हुई है? इन गार्डन। अब कौन सा गार्डन? तो अगर मैं ट्रिक से बात करूं तो ये आपका बी आपके पास वर्ड जो है वो हमारा कंसोनेंट साउंडिंग वर्ड है। ठीक है, आपका अल्फाबेट है। ये ब्यूटीफुल का जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रहा है? कंसोनेंट से हो रहा है। इसका मतलब क्या कि हमारे पास या तो ए आएगा या फिर द आएगा, है ना। एन तो आएगा नहीं, क्योंकि एन आता है वोवेल साउंडिंग वर्ड से। ठीक है, तो एन तो हमारा यहाँ पर आने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर मैं देखूँ गार्डन, तो गार्डन भी आपका जो है ये भी कंसोनेंट साउंडिंग वर्ड है, कंसोनेंट वाले साउंड से शुरू हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी या तो ए आएगा या फिर द आएगा। ठीक है ना, एन तो आना नहीं है, तो स्टार्टिंग में एन आपका नहीं आना है, स्टार्टिंग में एन नहीं आना है। ये ऑप्शन आपका क्रॉस आउट हो गया। बाकी यहाँ पे द आपके पास नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा मीनिंग पर चलते हैं। दोस्तों याद रखो, कभी भी एक का मीनिंग आ रहा है, एक के सेंस में अगर हिंदी में कर रहे हैं और एक से मीनिंग हो रहा है, या फिर किसी के सेंस से मीनिंग हो रहा है ना, जिसमें एक तरह से अनिश्चय हो, जिसमें कोई क्लियर निश्चय नहीं हो, है ना। चीजें जो हो वो कैसी हो? अनिश्चित हो। उस सेंस में फिर हम लोग या तो अ लगाते हैं, या अगर हमारा वॉवेल है तो फिर एन लगाते हैं। ठीक है, वरना अ लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका हिंदी करूंगा तो क्या होगा, वो पेंट किया उसने। ठीक है, क्या पेंट किया उसने? देखो एक के सेंस में उसने एक बहुत ही सुंदर सी सीनरी पेंट की, है ना। उसने क्या पेंट किया? एक बहुत ही सुंदर सी सीनरी उसने पेंट की। ठीक है, किसमें किया? वाटर कलर में किया। और कब किया? जबकि वो बैठी हुई थी। वो कहाँ बैठी हुई थी? इन अ गार्डन, एक गार्डन में या द गार्डन में? द गार्डन क्यों? क्योंकि वो उस निश्चित गार्डन जगह की बात हो रही है ना। एक डेफिनेट प्लेस की बात हो रही है कि वो उसी गार्डन में बैठी हुई थी। डेफिनेट गार्डन, यहाँ पर हर किसी गार्डन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक स्पेसिफिक उसका जो गार्डन है उस गार्डन की बात हो रही है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपका द आने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका द आने वाला है, और यहाँ पर एक के सेंस में है तो आपका अ आने वाला है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि फर्स्ट वाला हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोनों ही आपके जो है, देखो अ, और मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ। आर्टिकल जो है, आर्टिकल के बारे में दो टाइप में हमने इसको डिवाइड किया था। ठीक है ना, एक हमने लिया था डेफिनेट सेंस का आर्टिकल। ठीक है ना, एक हमने बात की थी डेफिनेट सेंस के आर्टिकल की, और दूसरा हमारा जो आर्टिकल था वो था इनडेफिनेट सेंस का आर्टिकल। ठीक है ना, डेफिनेट सेंस में हम लोग किसको देखते हैं? द को मानते हैं, जो चीजों को क्या कर देता है? एकदम डेफिनेट कर देता है, एकदम निश्चित कर देता है कि वही चीज है और कोई दूसरी नहीं है। ठीक है ना, आप उसको बोल सकते हो पिन पॉइंट कर देता है, पिन पॉइंट करता है, या फिर भीड़ से हटा के उस चीज को अलग थलग कर देता है, तो उसमें हम लोग द लगाते हैं। और इनडेफिनेट में हम लोग अ भी लगा सकते हैं और एन भी लगा सकते हैं। इन दोनों का ही मतलब होता है एक। दोनों का ही मतलब क्या होता है? एक के सेंस में, या फिर कोई अनिश्चित। ठीक है ना, कोई अनिश्चित वस्तु के सेंस में, जिसमें हम लोग
कोई का आता है कि कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, या फिर किसी वस्तु, है ना, किसी भी वस्तु की बात करते हैं, या फिर एक वस्तु, है ना। जब इस तरह का हिंदी में आपका मीनिंग निकल के आता है कोई, किसी या एक, तो हम लोग फिर ए या एन की बात कर रहे होते हैं, आप लोग ये समझो, ठीक है। और ए और एन का आप लोगों को पता ही है कि ए हम कब लगाते हैं, जब हमारा वर्ड किससे शुरू हो रहा है, कंसोनेंट साउंड से हमारा वर्ड जब शुरू हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में। और एन हम कब लगाते हैं, जब हमारा वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, वॉवेल के साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसका फर्स्ट का हमारा जो आंसर है वो आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें भी हमको आर्टिकल ही देखना है। अच्छा, तो अप्रोप्रिएट आर्टिकल देख लेते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ, यू हैव बीन लर्निंग अ न्यू सॉन्ग डैश 3 days। अच्छा, ये आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये आपको इसमें आपका ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। क्या है ये आपका अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का आपका ये क्वेश्चन है, आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, यू हैव बीन लर्निंग न्यू सॉन्ग। यू हैव बीन, देखो ये आ गया हैव बीन लर्निंग, तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका सेंटेंस है दोस्तों। तो आपको पता है कि इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक फॉर्मूला लगता है, क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, ठीक है ना, या फिर हैव बीन लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपके पास या तो सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा, और उसके बाद आपके पास टाइम फ्रेज, है ना, टाइम फ्रेज आपको लगेगा, ठीक है ना, टाइम फ्रेज का कोई भी सेंटेंस। अब देखो सिंस और फॉर में सिंस कब लगाते हैं, जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है ना, कोई एग्जैक्ट पॉइंट टाइम की बात करते हैं तब हम लोग सिंस लगाते हैं। और फॉर हम कब लगाते हैं, जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम लोग फॉर लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है हमारा, फॉर 2 minutes या फिर 2 days या फिर 2 hours, इस तरह से हम लोग 2 hours, 5 hours, many hours, इस तरीके से हम लोग सब में क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। और सिंस कब लगाते हैं, जब हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ डेज की, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट नेम ऑफ, जैसे किसी नेम ऑफ डे की बात करूं मैं, ठीक है, नेम ऑफ डेज की बात करूं, जैसे संडे, है ना, या फिर मंडे, इस तरह से, या पार्ट ऑफ डे की बात करूं जैसे मॉर्निंग, ठीक है ना, या तो मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, या फिर कोई 1947 कोई एग्जैक्ट डेट की बात करूं, कोई एग्जैक्ट टाइम की बात करूं, है ना, जैसे ये 3 PM कोई एग्जैक्ट टाइम की बात करूं, इस तरह से कोई एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो सिंस आएगा, और पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो फॉर आएगा। तो यहाँ पे उसी सेंस में बात हो रही, देखो यू हैव बीन लर्निंग न्यू सॉन्ग, तुम नया जो गाना है वो सीखते आ रहे हो, कब से, देखो 3 दिन हो गया, ये आपका क्या है, 3 दिन, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, फॉर आने वाला है ना, ये ड्यूरेशन की बात हो रही है कि उतने टाइम के दौरान, है ना, फॉर आने वाला है। तो ये आपका बिल्कुल फॉर प्रीपोजिशन राइट हो जाएगा यहाँ पे कि यू हैव बीन लर्निंग न्यू सॉन्ग्स फॉर 3 days। सिंस नहीं आएगा, क्यों, अगर यहाँ पर अगर कोई दिन का नाम होता, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, कोई एग्जैक्ट नाम होता तो फिर मैं वहाँ पे सिंस लगा देता, ठीक है। तो फॉर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर अप्रोप्रिएट, अच्छा ये भी आर्टिकल नहीं है आपका, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो गया, ये भी हमारा, हमको क्या लगाना है,
प्रीपोजिशन इसमें राइट प्रीपोजिशन आपको लगाना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, द चाइल्ड इज क्वाइट चेयरफुल एंड हैप्पी डैश हिज ओन, है ना, तो हैप्पी डैश हिज ओन, तो चाइल्ड जो है ये जो बच्चा है, ठीक है ना, ये क्या है, क्वाइट चेयरफुल है, बहुत ही क्यूट है, चेयरफुल है और बहुत ही खुश है। डैश हिज ओन, तो ये बोलते हैं ना ऑन हिज ओन, है ना, ऑन हिज ओन, ये आपका एट हिज ओन, अबाउट विथ नहीं, ऑन हिज ओन होता है, ठीक है ना। और इसका एक मीनिंग होता है, ये आपका ऑन हिज ओन, है ना, मतलब अपने आप से, है ना। ये एक पूरा का पूरा इस फ्रेजल प्रीपोजिशन है आपका, क्या है ये पूरा का पूरा आपका एक ये आपका पूरा एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है अपने आप से, है ना, ऑन हिज ओन मतलब अपने आप से, है ना, या फिर स्वयं से, स्वयं से, ठीक है, ये सेंस में इसका मीनिंग आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑन हिज ओन जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी आपको जो है प्रीपोजिशन ही लगाना है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन लगाना है। देखो क्या हो गया यहाँ पे, बायर्स हैव आस्क्ड अस डैश हेवी डिस्काउंट, है ना, बायर्स ने हमसे पूछा डैश हेवी डिस्काउंट, तो आस्क अस फॉर, है ना, ये भी एक आपका देखो ये आपका एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, आस्क अस फॉर, है ना, आस्क अस फॉर मतलब टू डिमांड, आस्क अस फॉर का मतलब होता है कि टू डिमांड करा है ना, डिमांड किया है या पूछा है, मांग की है ना, टू डिमांड करना या फिर मांग करना, ठीक है ना, क्या किया, मांग करना, ठीक है ना। यहाँ पर जो है मांग करने के सेंस से बात हो रही है, तो मांग की किस बात की, तो बायर्स हैव आस्क्ड अस फॉर, ये आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा, किसके लिए उन्होंने मांग की, हेवी डिस्काउंट की मांग की, ठीक है। तो फॉर मतलब यहाँ पे ये के लिए, है ना, के लिए, हेवी डिस्काउंट के लिए उन्होंने मांग की या की मांग की, एक तरह से ये जब इस सेंस में हम लोग की के सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि इस चीज की उन्होंने क्या की, डिमांड की। द बायर्स हैव आस्क्ड अस फॉर हेवी डिस्काउंट। एट, तो एट जो पिन पॉइंट एग्जैक्ट वो पर होता है, तो पर के सेंस में यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऑन के ऊपर, फ्रॉम से ये सेंस भी आपका यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहां पर भी आपको जो है ये भी आपका प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा है, लेट्स गो डैश द सिनेमा, आई हैवंट सीन द फिल्म डैश 1979। तो देखो एक चीज तो समझ में आ गया, क्या कि ये दिया हुआ है एग्जैक्ट नेम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंस आना चाहिए। सिंस आपके पास यही आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका सिंस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लेट्स गो कहाँ, टू सिनेमा, लेट्स गो टू सिनेमा। टू सिनेमा का मतलब होता है एक डायरेक्शन शो कर रहे हैं। टू यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या हो गया कि एक इन्होंने क्या शो कर दिया, एक डायरेक्शन बता दिया कि टू सिनेमा, इसका मतलब है कि सिनेमा हॉल की तरफ की ओर जाना, है ना। यहाँ पे टू का मतलब होता है की और किसकी ओर चलना है, एक सिनेमा हॉल की ओर तरफ चलना है। क्यों, क्योंकि मैंने आई हैवंट सीन द फिल्म सिंस, कब से नहीं देखी, सिंस 1947। कभी भी टाइम एग्जैक्ट हो तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, मतलब हमारा ये ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, इसमें आपको जो है अप्रोप्रिएट आर्टिकल प्लेस करना है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है आपका कि शी वेंट टू द मार्केट टू परचेज डैश
few groceries. She went to the market to purchase dash few groceries and dash kilogram of apples before returning home. ठीक है, dash kilograms of apples before returning home. चलिए अगर मैं ट्रिक से बात करूं तो यहाँ पे आपका कंसोनेंट है एफ, ठीक है, क्या है, कंसोनेंट है, इसका मतलब ए और द में से, है ना। अगर डेफिनेट हुआ सेंटेंस मेरा तो द आने वाला है, और अगर इनडेफिनेट हुआ, ठीक है ना, इनडेफिनेट हुआ मेरा सेंटेंस एकदम जनरल सेंस में, एक के सेंस में अगर मैं बात कर रहा हूं तो अ आने वाला है, ठीक है ना। और वैसे ही यहां पर भी चलेगा, ए और द में से कुछ आएगा। मतलब सबसे पहले तो मैं एन को यहाँ से हटा दूंगा, एन अगर कहीं पर है तो हट जाएगा, एन कहीं भी नहीं आया, मतलब एक ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, तो अब देखो आप, शी वेंट टू द मार्केट टू परचेज क्या, अ फ्यू, शी वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ फ्यू ग्रोसरीज या द फ्यू ग्रोसरीज, क्या आना चाहिए, वो मार्केट गई क्या करने, खरीदने, क्या खरीदने, टू परचेज द फ्यू ग्रोसरीज, है ना, द फ्यू ग्रोसरीज, द फ्यू अगर मैंने लगाया, अगर मैंने यहाँ पर क्या लगाया, द फ्यू का मतलब है जितनी, ठीक है, द फ्यू का मतलब है जितनी है बस वही, ठीक है, इस तरीके से उसका थोड़ा सा एक मतलब निकल के आता है कि जितनी है बस वही। तो क्या यहाँ पे ऐसा सेंस आ रहा है कि शी वेंट टू द मार्केट टू परचेज द फ्यू ग्रोसरीज, मतलब जितनी ग्रोसरीज बची थी उस शॉप में बस वही, बस उतनी ही ग्रोसरी वो खरीदने गई, नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आने वाला है, ए आने वाला है, ठीक है। तो शी वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ फ्यू ग्रोसरीज, क्या आ जाएगा दोस्तों, अ फ्यू ग्रोसरीज हो जाएगा, तो ये द आपका कैंसिल, द आपका कैंसिल, ठीक। आगे, एंड अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, तो 1 किलो ऑफ एप्पल, तो यहाँ पर तो अ किलोग्राम का मतलब है एक के सेंस में बात हो रही है कि 1 किलो एप्पल वो वहां से लेने गई, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में ए जो है आपके आ रहे हैं, द आपका जो है वो नहीं बन रहा है, ठीक है, ए वाला आपका, बी वाला आपका सही है। नेक्स्ट आप देखो, इसमें भी अप्रोप्रिएट आर्टिकल हमको देखना है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, अनादर ग्रोथ ट्रिगर फॉर डैश पावर सेक्टर हैज बीन डैश इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इन 2003। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से हम पढ़ेंगे तो एक दूसरा, एक और ग्रोथ जो ट्रिगर है वो डैश फॉर किसके लिए, वो किसके लिए हुआ, एक ग्रोथ ट्रिगर जो है वो किसके लिए हुआ, पावर सेक्टर के लिए। तो पावर सेक्टर में देखो ये क्या कर दिया उन्होंने, एक डेफिनेट सेंस में बता रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर पावर सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर, है ना, कौन से पावर सेक्टर की बात हो रही है, पर्टिकुलर। देखो दोनों में ये कंसोनेंट है, पी है और इधर ई है, ठीक है। पहले हम लोग कंसोनेंट है तो यहाँ पे 2 ही चांस है, या तो द आएगा, ठीक है, कब, जब पर्टिकुलर की बात हो, या फिर अ आएगा जब इनडेफिनेट की बात हो। और ये इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पे या तो एन आएगा या फिर डेफिनेट है तो द आएगा, मतलब शुरू में एन नहीं आएगा, फर्स्ट वाले में एन नहीं आएगा, ठीक है ना, और इधर सेकंड वाले में अ नहीं आएगा, सेकंड वाले में अ नहीं है। चलिए एक ऑप्शन हमारी क्रॉस आउट हुई। चलिए अब देखते हैं, अनदर ग्रोथ ट्रिगर फॉर द पावर सेक्टर, क्यों आएगा द दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक डेफिनेट सेंस में बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर पावर सेक्टर की बात हो रही है ना। देखो यहाँ पर अ लगाएंगे क्या, अनदर ग्रोथ ट्रिगर फॉर अ पावर, किसी एक पावर सेक्टर के लिए, हैज बीन क्या होगा, किसी एक पावर सेक्टर के लिए क्या होगा, हैज बीन, देखो हैज बीन क्या होगा, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉर्मुलेटेड, नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अनदर ग्रोथ ट्रिगर फॉर द पावर सेक्टर, उस पर्टिकुलर पावर सेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे एक निश्चित सेंस में बात हो रही है। फॉर द पावर सेक्टर हैज बीन क्या, वो क्या था, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की, वो वाला कौन सा, इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात हो रही है जो कि फॉर्मुलेट हुआ था कहाँ पे, जो कि फॉर्मुलेट हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा 2003 में। तो दोनों की दोनों ही आपके जो है एक निश्चित सेंस में बात हो रही है,
एक डेफिनेट सेंस में दोनों वर्ड आपके यूज हो रहे हैं, तो दोनों के पहले जो है हमारे द लगने वाला है। दोनों के पहले क्या लगने वाला है? द लगने वाला है, मतलब आपका बी वाला जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप देखो अप्रोप्रिएट यूजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स, क्या लिखा हुआ है? इन स्पाइट ऑफ द हीट दे मार्च्ड डैश, है ना, इन स्पाइट ऑफ हीट। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है ना, क्या? के बावजूद, ये सब कुछ होने के बावजूद जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मार्च किया। कहाँ मार्च किया? तो देखो इतनी मुसीबत, हीट, इतनी गर्मी होने के बावजूद, इतना टेम्परेचर इतना ज़्यादा हार्श या ऐसा हॉट होने के बावजूद उन्होंने मार्च किया। कैसे? दे मार्च क्विकली, हम्बली, फास्टली और विद स्पीड। तो ये फास्टली तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, मार्च फास्ट हो सकता था, ठीक है, फास्टली LY वाला कोई वर्ड नहीं होता है। दे मार्च विद स्पीड के साथ होगा कि क्विकली, तो दे मार्च क्विकली, क्विकली होगा, ठीक है। क्विकली का मतलब एकदम जल्दी जल्दी, है ना, ट्रैवलिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, एक छोटे डिस्टेंस पे जब हम जाते हैं, मतलब कम दूरी तय करना है और थोड़ा स्पीड से चलना है, तो क्विकली वर्ड यूज करते हैं। तो क्विकली जो है आपका मीनिंग वाइज एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। क्विकली आपका आ जाएगा कि दे मार्च क्विकली। फिर आप देखें करेक्ट फॉर्म ऑफ, हमको इसमें वर्ब लगाना है, ठीक है। कौन सा लगाना है? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। देखो क्या लिखा है, इट डैश दैट ली हार्वे ऑसवाल्ड may not have acted alone in the assassination of the John Kennedy। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो it dash that, ये आपको वर्ब का फॉर्म लगाना, डैश दैट इनका नाम है, देखो क्या नाम है इसका? ली हार्वे ऑसवाल्ड मे नॉट हैव एक्टेड, कि इन्होंने जो है अकेले एक्ट नहीं किया होगा, मतलब इन्होंने अकेले भागीदारी नहीं ली होगी। किस चीज की? इन द असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब है किलिंग, तो किस में? किलिंग ऑफ जॉन कैनेडी। तो जॉन कैनेडी का जो मर्डर हुआ है, जो किलिंग हुआ, उसमें ऐसा माना गया है कि ली हार्वे ओसवाल्ड जो है वो अकेले नहीं थे, उसके पीछे वो कोई और, किसी और की भी साजिश थी। तो यहाँ पे देखो इट क्या हो रहा है? तो इट इज बिलीव होगा, क्या होगा? देखो ये इट से शुरू हुआ ना, है ना, ये एक बिलीव है ना, तो ये आपका एक तरह से क्या हो गया? पैसिव सेंस में एक तरह से ये सेंटेंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इट इज बिलीव्ड देयर, ये माना गया, ये माना गया है ना, ये माना गया है, इस चीज को माना गया है कि ली हार्वे ओसवाल्ड जो है वो अकेले उन्होंने एक्ट नहीं किया था। देखो हैव एक्टेड, ये परफेक्ट टेंस में अलोन, उन्होंने अकेले एक्ट नहीं किया था, किसमें? इन द किलिंग ऑफ जॉन कैनेडी, ठीक है। तो इट बिलीव नहीं होगा, इट इज बिलीव्स तो होगा नहीं, इट इज द बिलीव्स या टू बिलीव नहीं होने वाला, ठीक है। इट इज बिलीव जो है आपका बिल्कुल राइट फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द जिराफ सर्वाइव्स पार्टली बिकॉज इट डैश द वेजिटेशन इन द हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज where other animals have not grazed, है ना। तो ये क्या माना गया है? द जिराफ, जिराफ जो होता है वो सरवाइव करता है। देखो दोस्तों ये आपका क्या है? ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जिराफ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ जो वर्ब आ रहा है आपका, देखो ये क्या आ रहा है? ये भी सिंगुलर वर्ब आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अब पार्टली मतलब हाफ, है ना, पार्टली मतलब आधा, हाफ 50% ये बिलीव होता है कि एक रीजन, हाफ रीजन क्या है जिराफ के जिंदा रहने का? बिकॉज इट डैश, है ना। तो क्या होगा? एक कारण क्या है ना, जिराफ के जिंदा रहने का एक कारण क्या है कि वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? इट डैश द वेजिटेशन इन अ हाई ब्रांच ऑफ ट्री, कि वो ऊंची ऊंची जो ब्रांचेस होती है उस पे वो डैश कर सकता है। इट कैन रीच, क्या आ जाएगा? ये इट कैन रीच द वेजिटेशन इन अ हाई ब्रांच ऑफ ट्री, जहां पर की वेयर अदर एनिमल्स हैव नॉट ग्रेज, जहां पर कि दूसरे एनिमल जो है वहां ग्रेज नहीं हो पा रहे। मतलब यहाँ पे उसकी जो है उस जिराफ की क्या शो करने की बात हो रही है? उस जिराफ की एबिलिटी शो करने की बात हो रही है कि वो जिराफ ही जो है
ऊंची ऊंची ब्रांचेस पे जो वेजिटेशन है उसको पहुंचने की उसके अंदर शक्ति है। इट कैन रीच, कि वो जा सकता है, ठीक है, वो पहुंच सकना है ना। वो क्या करता है, उसकी जो नेक है लंबी होती है और उसके कारण वो ऊंचे ऊंचे वेजिटेशन पे क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। उसके किसकी बात हो रही है, उसकी एबिलिटी की बात हो रही है ना। वो पहुंच रहा है वो नहीं होगा, उसको पहुंचना ही चाहिए वो नहीं होगा, उसको पहुंचने की आवश्यकता है वो नहीं होगा, ठीक है, वो पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये इट कैन रीच, ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा सी वाला।